अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, टैक्स किसी भी मुआशरे के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए लोगों से लिए जाने वाला पैसा रियासत उन्हें वेलफेयर और उनकी बहाली के लिए वापस करती है। उन्हें स्कूल्स देती है, उन्हें अच्छी सड़कें देती है, उन्हें अच्छा निज़ाम देती है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम तो मौजूद है पर उस पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं किया जाता। टैक्स एक तो पूरे तरीके से जमा नहीं होता है और अगर जहां जमा होता है वहां उसका रिवॉर्ड शहरियों को नहीं मिल पाता है। आज 76 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान में लोग आटे में नमक के बराबर टैक्स देते हैं। मगर दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जिसे मुतवस्सित तबका कहते हैं, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, इस साल उसने एक बहुत बड़ी तादाद में टैक्स के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन शामिल किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तनख्वाहदार तबके की, जो कि सरमायादार से नीचे होता है, जो कि सनतकार से नीचे होता है, जो कि एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, रिटेलर्स से नीचे होता है। मगर इस बार इस तबके ने टैक्स इन तमाम तबकात से ज़्यादा भरा है। 264 बिलियन रुपए का टैक्स इस बार सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने भरा है, जो कि एक्सपोर्टर्स से भी ज़्यादा है, जो कि इम्पोर्टर्स से भी ज़्यादा है। फार्मूला तो सीधा सा है, जो ज़्यादा कमाता है टैक्स का शेयर भी वही ज़्यादा देता है। मगर यहाँ कुछ गंगा उल्टी बह रही है। ऐसा क्यों है? लोग टैक्स के बारे में क्या समझते हैं और कौन लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं? हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए? कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं? आम आदमी क्या कहता है? कारोबारी हजरात, तनख्वाहदार हजरात, वो क्या सोचते हैं? सब कुछ बताएंगे अपने। आपके अंदाजे में कारोबारी हजरात ने कितना टैक्स दिया होगा पाकिस्तान में? यार मालूम है, कुछ अंदाजा है? अपनी टैक्स का मालूम है कितना दिया है? मालूम नहीं है। टैक्स भरते हैं? हाँ भरते हैं। भरते हैं। कितना ये नहीं पता सर? टैक्स ज़्यादा कम है हमारा इस वक्त? टैक्स पॉलिसी हमारी ज़्यादा है कम है कारोबारी हजरात के लिए? बहुत ज़्यादा है, अल्लाह का करम, ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र एहसान है। हाँ। बड़ा बेहतरीन तरीके से टैक्स ले रहा है। हाँ। बस कुछ टाइम में हाँ। हलाक होना बाकी है, ये भी दे देंगे इंशाल्लाह। कारोबार नहीं चल पाएगा? कारोबार तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल कहाँ है, लुट गया, खत्म हो गया। तो बड़ी मार्केट में बैठे हैं आप, फिर भी आप ये कह रहे हैं, तो छोटे कारोबारी का क्या हाल होगा? बड़ी इधर से लालूकेत वाली अच्छी मार्केट होगी, बड़ी मार्केट का क्या रखना है हमें? बड़ी मार्केट लुट गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। आप टैक्स देते हैं? यहाँ पे बैठे हैं, टैक्स तो दे रहे होंगे दोस्त। कितना दे रहे हैं? जिंदगी गुजर सकती है यार। इस साल कितना टैक्स दिया है अंदाजन? यार अंदाजन तो नहीं है, फिलहाल हर चीज के अंदर टैक्स तो आ रहा है, आपको पता है, अंदाजा तो है आपको। इस साल जो तनख्वाहदार तबका है ना, हमारी तरह जो नौकरी करता है, उसने 264 बिलियन टैक्स दिया है। हम भी वही लोग, सेठ तो हैं दूसरे जिनको हम लोग किराया हर महीने पहुंचा देते हैं। हम लोग भी वही है, सेलमैन लोग हैं भाई। अच्छा, सेठ नहीं है? सेठ का नहीं पता कितना सेठ है? वो तो उनको ही पता होगा ना। ठीक है जनाब। आपको मालूम है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? टैक्स कौन देता है? हाँ, जमींदार देता है, ठेकेदार देता है, आम बंदा देता है। आम बंदा देता है। आम बंदा। तो कारोबारी हजरात कितना टैक्स देते हैं? कारोबारी हजार भी देते हैं, सारे सारे देते हैं। सारे देते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 1.3% लोग टैक्स देते हैं। इन सारों में आप अंदाजा लगा लें कारोबारी कितने होंगे। कारोबारी हजार भी फिर देते हैं। आपने इस साल कितना टैक्स दिया सर? जी, आपने कितना टैक्स दिया? हमारे अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ का टैक्स जाता है। एक टॉफी लेते हैं, उसका भी टैक्स होता है। वो तो अलग चीज़ है। जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं वो आपने जमा कराए? सब चीज़ें जमा करेंगे। कितना गया है अंदाजा? वो बड़ी भाई को पता है, सब चीज़ें देते हैं। अच्छा। सालाना पूरा देते हैं। सालाना पूरा देते हैं? टेंशन नहीं लो। कितना परसेंट पता है? सब पता है भाई। दुकानदारों से यही पूछ रहे हैं। ये बड़ी मार्केट है और उसमें लोगों की दुकानें हैं, तो पहले तो ये पूछें कि भाई बड़े साहब एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, ये टैक्स जो है आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा तबका देता है? जो आम तबका है ना, दुकानदार हो गया, ये जो नौकरी पेशा है वही दे रहा है। दुकानदार जो नौकरी पेशा है, जो आम, जैसे हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, राशन पानी की चीज़ें खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, पेस्ट खरीदते हैं। नहीं, वो अलग है। जो टैक्स रिटर्न्स होते हैं, जो कारोबारी हजरात जमा कराते हैं, जो तनख्वाहदार की तनख्वाह में से कट जाता है, वो वाला। यार वो तो हर तबका ही दे। आपने भरा? हमने भाई सब चीज़ें भरी है, बिल के अंदर भरते हैं। इसके अलावा जो अभी बीच में टैक्स इन्होंने वसूल किया तो था, देखें, एक जो ठेला लगा रहा है ना, वो भी भरा। हाँ, तो ये तो दे रहे, सब लोग दे रहे मैं हैं। टैक्स रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। आपने कितना भरा है इस साल? यार हम लोग, मैं नहीं भरता, मेरा बड़ा भाई भरता है। अच्छा चल,
उनको बिल्कुल इल्म होगा। एक सवाल का जवाब दें, सबसे ज़्यादा इस मुल्क में किसको टैक्स देना चाहिए? तनख्वाहदार तबके को, जो बड़े कारोबारी हजरात हैं उनको, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स, या एक रेडी फरोश को? नहीं, जो बड़ा जाहिर बात है, जो बड़ा ताजिर है उसी को देना उनसे 200% ज़्यादा तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया है, चाहिए। 200% ज़्यादा। तो हमारे कारोबारी हजरात टैक्स नहीं देते ना, इसका इतने मतलब? नहीं देते। नहीं देते, इतना नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, लोगों में टैक्स की अवेयरनेस भी नहीं है ना। इतना देना चाहिए ना, वो नहीं दे रहा तो तनख्वाहदार तो मजबूर है ना, पहले तनख्वाह से पहले ही कट जाता है। अच्छा जी, और फिर जो बड़े कारोबारी हजरात हैं वो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि हमारा 10 रुपये टैक्स बना है, इसको 2 रुपये करवाया जाए। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो तनख्वाहदार तबका है वो बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है और शिकायत भी कर रहा है, और ऐसा से कम तरीका भी शिकायत। जॉब में टैक्स वगैरह कटता तनख्वाह के अंदर सर? हाँ बिल्कुल करता है। कटता होगा। और कारोबार में आप खुद टैक्स भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं। कितना % है? कुछ स्लैब्स वगैरह मालूम है यार उसका? ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि हम खुद वर्कर्स हैं, किसी के पास बिजनेस करते हैं और उसको करके देते हैं। अच्छा चलें, आपको दोनों एक्सपीरियंस है, जॉब का भी और कारोबार का भी। ज़्यादा कौन कमाता है, कारोबारी या कारोबारी? कारोबारी। जी टैक्स कौन ज़्यादा देता है? कारोबारी। अच्छा, बिल्कुल। मैं आपको एक रिसर्च बताऊं, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। जी बताएं। कारोबारी हजरात से 200% ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया है इस साल। पता नहीं। 264 बिलियन का टैक्स भरा है तनख्वाहदार सकता है। तबके ने। हो सकता है। तो ये कारोबारी हजरात टैक्स नहीं देते क्या? देते हैं सर, बिल्कुल देते हैं। देते हैं। हाँ हमारे सामने तो बिल्कुल देते हैं, बाकी वाला आलम अल्लाह जानता है। मैं खरीदार हूँ अभी, हैं? मैं कस्टमर अभी। आप कस्टमर, आप जॉब करते हैं या कारोबार करते हमने हैं? सारी जिंदगी जॉब की है। कौन सी जॉब की है आपने? 39 साल नौकरी की है हाँ। के इलेक्ट्रिक में, के इलेक्ट्रिक और में सारी जिंदगी टैक्सी देते रहे। सारी जिंदगी टैक्स देते रहे। तो जो आपका सेठ है वो टैक्स देता है? तो आपका काम है उससे लेना, या तो डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम है हमसे डिडक्शन कर अच्छा लेते ये हैं। बताएं, आपने 39 साल जॉब करी, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ज़्यादा कमाया या ऐसे एक अच्छे दुकानदार ज़्यादा कमाता है, तो क्या जवाब होगा आपका? दुकानदार का उसका जवाब वही दे सकता है। हाँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो नौकरी पे नजर आता है ना कि यार इसकी दुकान कितनी चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कारोबारी कि ये ज्यादा कमाते हैं। ये ज्यादा कमाते हैं। तो टैक्स ये देते होंगे? इनके बारे में मैं कैसे फैसला कर सकूँ? नहीं कर सकते। इस साल 264 बिलियन दिया है टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने। वो मजबूर है ना, आपके रिटेलर से ज़्यादा, आपके एक्सपोर्टर से ज़्यादा। इसलिए कि वो कहीं जा नहीं सकते, बाहर नहीं सकते ना, कोई 2 नंबरी नहीं कर सकते, वो तो उनको देना ही देना है। अच्छा, कारोबारी 2 नंबरी कर सकता है ना? नहीं 2 नंबरी मैं नहीं चांस कर होता सकता, है, लेकिन चांस बनता है, ऑप्शन है उसके पास, उसमें ऑप्शन है। चाहे 1 नंबरी कर ले चाहे 2 नंबरी कर ले। ठीक है, चलो जनाब, लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है और हम टैक्स के हवाले से लोगों से यही सवाल कर रहे हैं। ये बिलों में जो हम टैक्स दे रहे हैं, हाँ। जर्नल टैक्स, सेल टैक्स, ये किस चीज़ के टैक्स डबल लगा के भेज रहे हैं? अभी तो अगस्त का, दिसंबर का, इनके बिले भी वापस भेज रहे हैं ये लोग। ये किस चीज़ का टैक्स अच्छा, मांग रहे हो? रेडियो और टीवी का भी टैक्स इसके अंदर लग कर आता है ना? टीवी का तो मस्जिद पे भी आ रहा है, मस्जिद में कहाँ टीवी पड़ा है, उसका भी देना पड़ रहा है फीस। अच्छा, मस्जिद में भी घर पे टीवी का तो टैक्स छोड़ो। लग कर आता है? तो देखो ना, बिल आप उठा के कभी मस्जिद पे जाओ, वो पूछो हाँ। उससे कि बिल दो मुझे, इस पर टैक्स है या नहीं है, वो भी दे रहे हैं। हाँ। हाँ अच्छा चलें, ये तो आप जो टैक्स ये आपको लग कर आ रहा है ना? सबको आ रहा है, ये अगर रेडी वाला किराए पे रह रहा है उसको भी आ रहा है ना? ऐसा ही सबको है? आ रहा है, सबको, ये खाली मेरे को नहीं आ रहा हाँ। है, सब दे रहे हैं हम लोग। जो कारोबारी हजरात है हमारे, वो टैक्स रिटर्न्स कितना जमा कराते हैं? आप जमा कराते हैं? डबल जमा कराते कैसे? हैं, क्यों नहीं जमा? कितना? इसका बिल जब हमारे ऊपर आते हैं, कितना टैक्स आता होगा इसके अंदर? किसका बिल? दुकान का जो बिल आते हैं 20,000 रुपए, इसका दुकान का बिल 20,000 रुपए आना चाहिए। किराया? आप बताओ, किराया? बिल बिजली का बिजली का किराया बिल? छोड़ो, हाँ। बिजली का बिल बता रहे हैं। वो तो बिजली का बिल है ना? मेरे भाई, आप इसमें टैक्स ही जा रहा है। अपनी कमाई टैक्स का तो हमसे ले रहे हैं, जो माल आ रहे हैं, ये पोर्ट से निकल रहे हैं, जो आ रहे हैं, कस्टम वाले जो है सारा टैक्स तो ले रहे हैं ना। ये माल यहाँ कैसे पहुँच रहा है? वहाँ में तो नहीं आ रहा है। उस टैक्स का कोई रिवॉर्ड मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा भाई, क्या मिलेगा? क्या देते हैं हमें, बताओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सारा माल जो आ रहा है टैक्स लग कर आ रहा है, हाँ, पर पाकिस्तान में ना सिर्फ 1.3% लोग टैक्स देते हैं। नहीं सब देते हैं, अवाम तो टैक्स देते हैं, सरकार नहीं देते। आप सरकार से टैक्स लेके दिखाओ ना। सरकार या बड़े बड़े ताजिर? बड़े बड़े ताजिर भी दे रहे हैं। हाँ? ताजिर को कहाँ छोड़े, सारे भाग गए मेरे भाई, हाँ। बाहर भाग गए सब। सब वाइन दे रहे हैं। डिस्टिलरी खोल लिया। यहाँ क्या है, पाकिस्तान में अबरका क्या है, खत्म है, कारोबार नहीं है? कुछ नहीं है। ये देखो ना आपके सामने है ना, मक्खियाँ भी नजर नहीं आ रहे।
बंदे तो छोड़, हम ऐसे खाली बैठे हुए। ठीक है जनाब, ये एक शिकायत तो शहरियों की है ना, और अपनी जगह ठीक भी है कि वो अगर एक मामूली टॉफ़ी से लेकर और एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। ये कपड़े की दुकान है, अगर एक कपड़ा लेकर आ रहे हैं तो उस पर भी GST या दीगर टैक्सेस लगे होते हैं। पर जिस टैक्स रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं वो नेट सिस्टम में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से एक तबका तो 200% ज़्यादा टैक्स दे रहा है और एक तबका बिल्कुल भी टैक्स रिटर्न्स वाला नहीं जमा करवा। नौकरी करते हो, कारोबार नौकरी करते हो, बुरा ना मानो, क्या तनख्वाह है? तकरीबन कटा के 32 से 33 कटना क्या होता है, क्या क्या कटता है उसमें? अलाउंसेस कटते हैं। अच्छा, टैक्स कटता है? तनख्वाह के अंदर टैक्स तो भी अगर टैक्स पहले कट जाता है तनख्वाह बाद में आती है। तो कितना टैक्स कटता है कुछ पता है? नहीं कभी जानने की कोशिश की? नहीं। टोटल तनख्वाह कितनी है जिसके बाद 32 मिलता है? 37,000। तो ये 5,000 कहाँ जाते हैं? कभी ये बाद में साल बाद मिल जाते हैं। नहीं, पूरे 5 थोड़ी मिलेंगे, जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो वापस थोड़ी मिलता है। ऐसे ही है वो तो वो कितना जाता है वो पता है? नहीं, कभी नहीं पता। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दो। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स इस साल किसने दिया है? कारोबारी ने, तनख्वाहदार ने या सरमायादार ने? तनख्वाहदार। सही पहचाना, कैसे तुक्का लगाया? तनख्वाहदार जब से मतलब पैदा से मुराद जब से तनख्वाह में आया वो टैक्स ही तो दे रहा है, और वो क्या कर रहा है? और बाकी जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो हुकूमत चाह के भी उनसे नहीं ले सकती। नहीं ले सकते। अच्छा, ये बात की आपने। डंडा है वहाँ पर? डंडे का जोर है? ऐसे ही। हाँ, क्या किया आप? टेलर का काम करता हूँ, टेलर का काम करता हूँ। टेलर का काम करते हैं? कितनी तनख्वाह थी आपकी? गाड़ी के हिसाब में। अच्छा, तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? हमारी 20,000 तनख्वाह है यार। 20,000? उसमें खाना पीना अपना है। टैक्स कटता है उसमें पैसों में? हाँ। कितना? उधर से तो आता है 30-35 हज़ार, हमारा आता है, हमारे को 20,000 मिलते हैं। तो सेठ से पूछा है कि भाई इतना क्यों काटते हो? पूछते हैं तो दूसरा बंदा रखते हैं, हमारे को निकाल देते हैं। जवाब ही नहीं देना पसंद करता है? अच्छा, ये हाल है भाई, ये सवाल करने का भी इख्तियार नहीं है लोगों के पास। तनख्वाह के ऊपर सैलरी आती है, जो कह रहे 50 से ऊपर है उनका टैक्स लगता है, हमारी 50 से कम है। हाँ, 6 लाख सालाना जिसका बनता है उसका टैक्स बनता है। वो तो सालाना स्टेटमेंट आएगी तो हाँ। उससे पता चलेगा। आपकी 50 से कम है, जी। इसकी 50 होगी, उसका 6 लाख बनेगा ना। तो चले, आप तो टैक्स नहीं देते हैं, पर ये बताएं कि आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पिछले साल किसने दिया है? तनख्वाहदार ने, सरमायादार ने, कारोबार ने? हम लोगों ने। तनख्वाहदार ने दिया, ये आपको मालूम है। वजह क्या है इसकी, ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? जैसे आपको पता है कि हुकूमत हमारी चेंज कैसे हुई, हाँ, फिर नई हुकूमत आई। हाँ। ये तो क्या हमारी हुकूमत ये ज़मींदारों से, सरमायादारों से टैक्स नहीं ले पाती है? उनको तो टैक्स माफ़ है ना भाई, बड़े लोगों को माफ़ होता है, हालांकि देना ही उन्होंने चाहिए। तो वो हमसे लेते हैं। बड़े हाँ। लोगों को माफ़ है, उनको तो हाँ। आपके सामने ही ये सब। ठीक है। अच्छा, ये जो एक तासुर है ना, ज़्यादती का तासुर, नाइंसाफ़ी का तासुर, हाँ, नफसियाती हो गया। सही बात, वजह महंगाई ने जो तोड़ के रख दिया बंदे को। तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। जिनका किराए का घर है, जिनका एक कमाने वाला या 2 कमाने वाला, उनका क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई तो है और लोगों के हालात भी बड़े अच्छे नहीं हैं। एक आम आदमी के हालात बेहतर नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन इसी तकदौ में लगा रहता है कि किसी तरीके से पेट की आग को भी बुझा ले, यानी कि 2 वक्त खाना भी खा ले, बच्चों को खिला दे, तो शायद बड़ी बात है। और उस पर जहाँ हम टैक्स जैसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इस तरफ तो लोग शायद सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि जिन्होंने टैक्स देना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े सनतकार, ज़मींदार, मिलों के मालिक, बड़े बड़े कारोबार के मालिक, वो तो टैक्स दे नहीं रहे, मगर एक वो आदमी कि जो एक मज़दूर की तनख्वाह से सिर्फ चंद हज़ार रुपये ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि 50,000 रुपये महीने का ऑन एन एवरेज और 6 लाख रुपए सालाना, उसका टैक्स सबसे पहले कटता है। और यही वजह है कि 264 बिलियन जैसी बड़ी रकम सिर्फ टैक्स की मद में तनख्वाहदार तबके ने दी है, जो कि एक्सपोर्टर्स से भी ज़्यादा है और रिटेलर्स से भी ज़्यादा है।
साल रिक्शे वालों ने कितना टैक्स दिया है? कुछ भी नहीं दिया। अच्छा ये बता, इस साल सबसे ज्यादा टैक्स किसने दिया पता है? ठेले वाले ने, रिक्शे वाले ने, नौकरी वाले तो भाई जहाँ जो वो ठेला लगा ले वो बाजार ही उसी का होता है। और वो टैक्स देते हैं? हम तो फिर भी सालों में एक दफा भर भी देते हैं। हाँ। वो कहाँ से भरता है? वो नहीं भरता, वो ठेले वाला ही रहता है। उसका एक ठेला लगा है ना, तो उसका आगे लगा दे, आगे ले जा, आगे ले जा, आगे। जैसे पूरा बोरी बाजार, सदर मार्केट, तारीख और सेंटर सब है ही उनका है। जहाँ दिल चाहे लगा, जहाँ दिल चाहे वहीं लगा दो। चलें जी, कौन टैक्स देता है ज़रा पूछे तो सही। जब एक 32,500 तनख्वाह वाला जो आम आदमी है, मजदूर है, वो थोड़ी तरक्की करता है और 50,000 रुपये की तनख्वाह पे पहुंचता है तो उसका टैक्स कटना शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी तो तबके मौजूद है ना माशरे में जो 50,000 महीने का नहीं बल्कि इससे 4 गुना ज़्यादा कमाते हैं और कहलाते लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है फिर भी, क्योंकि या तो वो ठेला लगा रहे होते हैं या रिक्शा चला रहे होते हैं या दीगर काम कर रहे होते हैं। वो कितना टैक्स देते हैं? तनख्वाहदार तो दे देता है 50,000 होने के बाद। टैक्स देते हो? हाँ, क्यों नहीं देते यार। कितना भरते हो? बस जो ट्रैफिक वाले पकड़ते हैं उसको देते हैं, और किसको देते हैं? वो टैक्स होता है? हाँ, उन्हीं को देना पड़ता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 1500 दिन की दिहाड़ी है 2000, यार भाई कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500, एवरेज निकालो ना, एवरेज निकालो। एवरेज नहीं होता है भाई, हवाई रोजी है। एवरेज निकालो महीने का। हवाई रोजी 1000 बोल दो, 800 बोल दो भाई। ये देखो हवाई रोजी 1000 भी होता है, 1500 भी होता है। 1500 रख लें, 1500 के हिसाब से 45,000 हो जाता है। 45,000 पे तो नहीं, 50,000 के बाद टैक्स देना पड़ता है, तनख्वाहदार देता है। यार हमारा टैक्स तो यही है, ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे से ले लेते हैं भाई। अच्छा, इधर खड़े होते हैं, इधर आते हैं, इधर भी लेके जाते हैं। ठीक है बाबा, ये टैक्स क्या चीज़ होती है? टैक्स, हाँ, टैक्स ये खाने पीने पे लगा हुआ है टैक्स, गाड़ियों पे टैक्स लगा हुआ है। नहीं, मकानों जैसे जो तनख्वाहदार तबका होता है, जैसे हम हैं, अगर 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह है तो 2.5% टैक्स देते हैं, तनख्वाह में पहले ही कट जाता है। आपका कटता है? नहीं, हमारी तो तनख्वाह है ही नहीं, हम तो मजदूरी कर। 50,000 से तो ज़्यादा ही कमाते होंगे महीने का। 50,000 कहाँ कमा लें? 50,000 तो फिर बात ही क्या है। 2000 दिन का नहीं बना रहे? नहीं, 2000 कहाँ, बड़ी मुश्किल 1000, 1200, 800, 900, 700 बच जाए तो बड़ी गनीमत है। हाँ, अब 2000 नहीं बन रहा है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी महंगाई हो रही। अच्छा चले, जो लोग टैक्स भरते हैं, घर वाली को अगर 500 रुपये भी दे दे ना, खुश हो जाती है। उनको पता है, शुक्र करोगे ये तो आ गए, समझ आ गई ना। और 300 रुपये गैस के बचा लेते हैं कल के लिए, बस। बाकी खाना पीना तो है ही नहीं, सिगरेट विगरेट तो पीते नहीं, नशा करते नहीं किसी किस्म का, खाना घर पे खाते हैं। अच्छा ये बताएं, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स किसको देना चाहिए? ये इस चीज़ का मालूम नहीं है मेरे को। अंदाज़ा लगाए ना, रिक्शे वाले को, सनतकार को, नौकरी वाले को, मिल वाले को, इस चीज़ का नहीं। जो ज़्यादा कमाता है उसी को देना चाहिए ना। हाँ, उसको ही देना चाहिए। वो देते हैं? नहीं, वो कहाँ देते हैं? फिर कौन देता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी के जेबों से जाते हैं। चले, ये सबको मालूम है कि टैक्स ज़्यादा उसी को देना चाहिए जो ज़्यादा कमाता है, मगर जो ज़्यादा कमाता है टैक्स वो ज़्यादा नहीं दे रहा, जो महदूद कमाता है टैक्स वो दे रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। कितना टैक्स कटता है आपकी तनख्वाह में से? सर ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमसे कट जाता होगा। मुझे तो अपनी 31 सैलरी मिल जाती है, बस। अच्छा, तो आपसे अगर मैं एक सवाल करूं तो आप उसका मुझे अंदाज़न बताएं कि इस मुल्क में इस बार सबसे ज़्यादा टैक्स इस साल किसने दिया होगा? सरमायादार ने, तनख्वाहदार ने, या छोटे कारोबार वालों ने? देखिए, सरमायाकार तो देता ही है, देता है। अच्छा, लेकिन जिस पे GST लगा हुआ है वो तो टैक्स हमसे वैसे ही ले लेते हैं। आप कह रहे हैं सरमायाकार देता है, और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में सिर्फ 1.3 लोग टैक्स देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देते हैं। तो सरमायाकार कहाँ से देता है? देखिए, मैंने जिस टेक्सटाइलों से निकला हूँ, काम किया है, तो वहाँ पर सिर्फ जो है ना वो अपने किसी तरीके से चोरी करते हैं और अपना 10 रुपये का टैक्स 2 रुपये का बनाने की कोशिश करते थे। तनख्वाहदार तबके ने इस साल $264 बिलियन का टैक्स दिया है। जी हाँ, दिया, जो कि रिटेलर से भी ज़्यादा है, जो कि एक्सपोर्टर से भी ज़्यादा दिया होगा। ठीक, वैसे देना किसको चाहिए? जो ज़्यादा कमाता है उसको। जो ज़्यादा कमाता है, सीधा सा उसूल है ना। एक दफ़ा मेरी तनख्वाह 500 रुपये थी, 501 रुपये लगा था, उस पर टैक्स होता था। 1977 की बात है, उस पर टैक्स हो गया था। टैक्स हो गया था 501 रुपये पे। सही, टैक्स देते हो भाई? तनख्वाह, जॉब करते हो? शॉप है मेरी गोल्ड मार्क। कितनी तनख्वाह अगर बुरा ना माने? शॉप है मेरी। शॉप है मेरी। अच्छा, कितना टैक्स देते हैं फिर आप?
टैक्स यार मेरा असल में ये वाला बिजनेस अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इससे पहले जो कर रहा था वो तो रजिस्टर्ड। अच्छा, टैक्स के स्लैब्स के बारे में मालूम है? कितने % होता है, क्या होता है? 18% होता है, 18%, 9% होता है। वो तो GST है। हाँ। अच्छा चलो ये बताएं, कारोबारी ज़्यादा कमाता है या तनख्वाहदार? अभी तो दोनों में से कोई नहीं कमा रहा है, इस तरह के हालात है। 2 साल पहले का बताता है, वो कारोबारी ज़्यादा कमाता है। टैक्स ज़्यादा कौन देता है आपके अंदाज़ा में, कारोबारी या तनख्वाहदार? तनख्वाहदार, क्योंकि उसकी सैलरी से डायरेक्ट कट के आता है। फिर अब तो फिर यहाँ चोरी करते हैं ना, फिर इसका मतलब है देना तो इन्होंने, जो ज़्यादा कमाता है टैक्स देना भी ज़्यादा उसी ने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारा सारा निज़ाम ही उलट, निज़ाम ख़राब है। इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई मशवरा तो दे दें हुकूमत को, क्या किया जाए? तनख्वाहदार बड़ा नाराज़ है, वो कह रहा है मैंने 264 बिलियन टैक्स भरा है इस बार, रिटेलर से भी ज़्यादा है, एक्सपोर्टर से भी ज़्यादा है। कमा वो रहे हैं, टैक्स ये भर रहे हैं। जब तक ये बिल्कुल ना बेस हमारी पूरी है ख़राब, जब तक बेस से काम स्टार्ट नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। एक निज़ाम बनाना पड़ेगा, निज़ाम बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो कारोबारी हजरात है वो भी बराबर है, जो तनख्वाहदार हैं वो भी दें, सब दें। और जब सब टैक्स देंगे जब तो पाकिस्तान ग्रोथ करेगा, वरना तो ग्रोथ ही नहीं होगी। बिल्कुल सही है जनाब। जब आप टैक्स देंगे तो फिर तो आप सवाल करेंगे हुक्मरानों से कि सड़क क्यों नहीं बनी, यहाँ अस्पताल क्यों नहीं है, यहाँ कॉलेज स्कूल क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप टैक्स देंगे तो फिर आपको रिवॉर्ड उसका मिलेगा ना। पर यहाँ जो टैक्स दे रहा है वो भी शिकायत कर रहा है कि उसे नहीं मिल रहा, और उसकी वजह ये है कि सिर्फ वही दे रहा है और एक बहुत बड़ा तबका नहीं दे रहा है। जब सारे मिलकर टैक्स देंगे और एक बराबरी की बुनियाद पे देंगे तो फिर वो सवाल करने का हक़ रखते हैं। अभी फेलियर ये इंतज़ामिया का है, सिस्टम का है, कि वो एक तबके से तो पूरा टैक्स वसूल कर रहे हैं और बाकी तबकात से वो टैक्स लेने में नाकाम है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जो कानूनी माहिरीन होते हैं वो इस हवाले से बेहतर तौर पर बता सकते हैं। मैं इसलिए आज मौजूद हूँ, मेरे साथ रज़ी अहसन साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और टैक्स कंसल्टेंट हैं। आपका वसी तजुर्बा है, बहुत सारी जो लॉ फर्म्स हैं, लॉ कमेटीज़ हैं, उसके आप रिप्यूटेबल मेंबर हैं, गहरी नज़र है। रज़ी साहब, 264 बिलियन ये सिर्फ सैलरीड क्लास ने दे दिया, तो बाकी जो हम जिन्हें जॉइंट समझते हैं उन्होंने तो हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो कलेक्शन के एतबार से ज़्यादा हुआ है, और उसकी वजह ये है कि सैलरीड क्लास जो है कुछ थोड़ा सी वर्नेबल है, और उनको आइडेंटिफाई करना और उनसे टैक्स कलेक्ट करना आसान है। तो मतलब इससे आप ये सादे लफ्ज़ों में कह रहे हैं उनकी गर्दन पतली है। आप कह सकते हैं कि उनकी गर्दन पतली है, लेकिन ये कि उनसे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर मैंडेटरी बना हुआ है कि अगर सैलरी चाहिए तो आप अकाउंट खोलें। जब अकाउंट खोला जाता है तो सैलरी देते वक्त सेक्शन 149 के अंदर उनके टैक्स को विदहोल्ड कर लिया जाता है। अब अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा टैक्स के ऊपर रोशनी डालता हूँ। देखिए, टैक्सेशन जो है ना, ये बुरी चीज़ नहीं है, तो फ़ेरोज़ के ज़माने से, और फ़िरौन के ज़माने में भी टैक्स लिए जाते थे। फिर रोमन्स के दौर में स्कर्बीज़ थे, उनके ऑफिसर्स जो थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। पब्लिकानी जो थे वो रोमन्स के ऑफिसर कहलाते थे और जो स्कर्बीज़ थे वो फ़िरौन के ज़माने में थे, वो भी टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर 1860 में हमारा पहला एक्ट बना, फिर 1886 में बना जो 32 साल तक चला, और उसमें भी 4 हेड ऑफ इनकम थे जो आज 5 हेड ऑफ इनकम है। फिर 1918 में आए। पहले एक्चुअली टैक्सेशन होती थी वॉर को फाइनेंस करने के लिए। फिर 1920 के अंदर सुपर टैक्स आया, 1922 में हमारा मेन ऑर्डिनेंस जो एक्ट था बल्कि वो आया, और फिर 1979 में आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने 1979 का ऑर्डिनेंस का अडॉप्ट किया जो चला 32 ईयर्स तकरीबन, और फिर 2001 का एक्ट आ गया। इसमें हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, विच इज़ सैलरी इज़ वन ऑफ देम। सैलरी है, प्रॉपर्टी से इनकम है जिसे रेंटल इनकम कहते हैं, बिजनेस इनकम है, इसी तरह कैपिटल गेन है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अब सैलरीड इनकम के अंदर चूंकि जैसे बात हुई एफबीआर के सोर्स ऑफ कलेक्शन सही है। एफबीआर जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 हैं। एक, टैक्स कलेक्ट करना और उन लोगों पे खर्च करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो अंडर प्रिविलेज हैं, और फिस्कल पॉलिसी को इन्फोर्स करना जो गवर्नमेंट की होती है। अच्छा, हम साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी की भी बात कर लेते हैं, जिसका काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, मनी सप्लाई को कंट्रोल रखना। तो हमारे यहाँ अब विद होल्डिंग टैक्स की एक रिजीम इंट्रोड्यूस हुई, और वैसे तो 1944 में पे एज़ यू अर्न का कॉन्सेप्ट आ गया था। इसमें विद होल्डिंग टैक्स में ये तय हुआ कि
टैक्स जब आप अर्न करेंगे उसी वक्त पे कर दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर FBR से हटकर आम टैक्स पेयर टैक्स कलेक्ट कर रहा होता है, और FBR की कलेक्शन का 68% विद होल्डिंग टैक्स आता है, जो हम लोग करते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। तो अगर आप विद होल्डिंग टैक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट पे आता है। जब इंपोर्ट होती है तो उस वक्त विद होल्ड हो जाता है, और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे हमारा सैलरीड का आ जाता है। बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह का आता है सेक्शन 153 के अंदर भी। तो सैलरीड लोग जो हैं इस वजह से सोर्स पे दे देते हैं और बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि 5 ये हमारे हेड ऑफ इनकम है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर हमें कहाँ से आता है और कहाँ से आना चाहिए? अच्छा, कहाँ से आना चाहिए तो वो बिजनेस से आना चाहिए। अच्छा, वो सेक्शन 18 है। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, वो रिटेलर्स ये भी शामिल हैं उसमें आ जाते हैं ओवरऑल। लेकिन ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि कहाँ से ज़्यादा आना चाहिए। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट को अगर आप समझें तो सैलरीड पर्सन किसी ना किसी के अंडर में होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और मैंने 6 लोगों को एम्प्लॉई रखा, तो उनकी सैलरी जो दूंगा वो मुझे अपनी बैलेंस शीट में या अपने अकाउंट्स में लेना पड़ेगी। तो अगर मैं लेट से 2 लाख से सैलरी दे रहा हूँ तो मुझे अपनी बुक्स में अपना बिज़नेस 6 लाख का दिखाना पड़ेगा, 10 लाख का दिखाना पड़ेगा, तो जाके मैं सैलरी देने की पोजीशन में आऊँगा। और उसका भी एक रैशनल होता है कि कितना टैक्स कितना बिजली का बिल होगा, कितना किराया, कितनी सैलरीज़। तो इस लिहाज से बिज़नेस पे ही लोड आता है, वो सेक्शन 18 है। वहाँ जो असल इशू आता है वो है बीच के लोग आर्थीज़ का, वो इस वक्त नेट में नहीं है। जो हमको मेजर हिट आती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो आती है बीच के जो लोग जो मिसिंग है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अब काम भी कर रही है। यानी अब इस वक्त अगर आप कहें तो बहुत करीब में दूँ तो SRO 1771 आया, जिसे रडार कहते हैं, रडार के नाम से मशहूर है। फिर एक SRO 1525 आया, SRO 28 आया, और इसी तरह आप 350 आया है। और इन सब का मकसद ये है कि डिजिटाइज कर दें और एक सेल्स टैक्स की रिटर्न हो जाए सिंगल पोर्टल पे, और डिजिटल इनवॉइस इशू हो ताकि फेक इनवॉइसेस रुकें, और बीच में जो आदमी प्राइस बढ़ा रहा है, जिसको हम आम तौर पे आर्थी कहते हैं, उससे टैक्स कलेक्ट भी नहीं हो रहा और वो चेन को डिस्टर्ब कर रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है। और दूसरा जो है वो है एग्रीकल्चर हमारे GDP में 23% इसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन टैक्स में 1% है तकरीबन। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पॉलिसीज़ हैं और उनको इन्फोर्स नहीं किया गया सही से, क्योंकि जब NFC अवार्ड के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो प्रोविंसेस हैं जिनको टैक्स को कलेक्ट करना है, लेकिन वो शायद उस तरह से नहीं कलेक्ट कर पा रहे और उसका लॉस ओवरऑल सब पे हो रहा है। रजी साहब, ये 18th अमेंडमेंट से पहले भी तो कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं थी। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो बर्डन अब मूव हो रहा है सैलरीड क्लास पे, अगर इसको डिवाइड करना है तो फेयरनेस लाना पड़ेगी। यानी अगर आप मुझसे कहें कि रिकमेंड किया जाए तो रिकमेंडेशन मेरी सिर्फ ये हो सकती है कि एक तो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, अच्छा ठीक है, सिस्टम में फेयरनेस लाई जाए, रियल डेटा पे रिलाइज करें आप, तो आप टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप दुनिया के मॉडल्स को भी देखें जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं की जा रही है टैक्स को प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर भी जो मेन चीज़ है वो फेयरनेस है, सिंप्लिसिटी है। अच्छा, अगर आपकी जेब से भी जाएगा, मेरी जेब से भी जाएगा ना, फिर दुख नहीं होता है। अगर सिर्फ मेरी जेब से जाएगा और आप मजे करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ये ह्यूमन नेचर भी है और ये रियलिटी भी है कि एक सैलरीड पर्सन ये देखता है कि उसकी तो सारे टैक्स डिडक्ट हो रहे हैं और अभी सेठ साहब के नहीं हो रहा। एग्जैक्टली 6 लाख तक की इनकम तो चले छूट है, उसके बाद जिस तेजी से बढ़ाया। ये मैं आपको सर यहाँ इंटरप्ट करूँगा सर, ये मुझे थोड़ा सा बताइए स्लैब्स क्या है? अगर मैं नौकरी करता हूँ, मेरी कितनी तनख्वाह है, तो मुझे मेरा कितना टैक्स कटता है, तो लोगों को मालूम भी नहीं है जिनका हर महीने कट रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको अवेयरनेस नहीं है। पहले ये स्लैब्स ज़्यादा थे, उसको रिड्यूस किया और उसके बाद उसके रेट को भी चेंज किया। अच्छा। अगर हम पहले सैलरीड क्लास की बात कर लें, वैसे तो बिजनेस क्लास की भी कर सकते हैं कि पहले हम सैलरी की क्लास की अगर बात करें तो 6 लाख तक तो छूट है, लेकिन 6 लाख जिसकी तनख्वाह, हाँ यानी 50,000 महीना समझ लें। अच्छा, अब जिनकी तनख्वाह 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, उनके ऊपर पहले 2.5% का टैक्स है, फिर अगला स्लैब ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, जो तनख्वाह बढ़ेगी उतना टैक्स का स्लैब बढ़ेगा। और इसी तरह 12 लाख से लेकर 24 लाख तक जो है वो 12.5% का स्लैब है, फिर 24 से 36 लाख तक की जिनकी तनख्वाह सालाना, उस पे जो है 27.5% टैक्स है। और फिर उसके बाद डबल हो रहा है सर, हाँ इतना बढ़ रहा है। और इसकी लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ। और 60 लाख से ऊपर फिर स्लैब जो है 35 पे चला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये इन्होंने किया चेंज के जो फोकस कर दिया वो उन लोगों पे कर दिया जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रेटा है, यानी जिन लोगों की तनख्वाह मेजॉरिटी जो फॉल करते हैं जिस क्लास में, वहाँ उन्होंने रेट बढ़ा दिया।
यानी 12.5% कर दिया कलेक्शन के लिए। जैसे हमारे यहाँ बिजली का बिल होता है, बिजली के बिल के अंदर उन्होंने कलेक्शन के उसके फॉर्मूले को चेंज किया, पीक आवर्स ऑफ पीक आवर्स किए और जो किया, तो वही आपके यूनिट खर्च हो रहे हैं बट आप टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। एथिकल वे होता है सर कानून की नज़र में? ये डिबेटेबल है, बहरहाल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है लेकिन ये प्रेफर्ड नहीं है, ये प्रेफर्ड नहीं है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है और सैलरीड जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने एंड्स, क्योंकि हम टैक्सेशन हमारे फील्ड है तो हम देखते हैं कि जब हम रिटर्न्स बना रहे होते हैं तो उनकी जो मेजर एक्सपेंस है वो एजुकेशन में, फूड में, अब तो बिजली में भी इसी में जा रहा होता है, तो वो इसमें स्ट्रेस में रहते हैं कि कैसे हम अपने एंड्स को मीट करें। अच्छा सर, मुझे इनका बताएं, जैसे हमारे जो बिज़नेस क्लास है, बड़े इंपोर्टर्स हैं, बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, मिल मालिकान हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं, ये हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्स की मद में? अगर इनको आप कंपेयर करें इस वक्त सैलरीड क्लास से पर्टिकुलरली तो वो उनसे कम है, क्योंकि 264 बिलियन की कलेक्शन थी पिछले साल सैलरीड क्लास की, जो अब फोरकास्टेड है कि 320 तक हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। तो ये कोई 21% का रेज होगा पिछले साल। ये बर्डन हमारे पर आ गया। हाँ, तो बिजनेस क्लास की तरफ से शायद ये मार्जिन नहीं आएंगे, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो बहरहाल ये कि गवर्नमेंट इसके लिए जो कोशिश कर रही है वो ये कि वो क्या कर रहे हैं कि डिजिटाइज कर रहे हैं कि जो इनवॉइस होगी वो डिजिटल इनवॉइस होगी। तो उनकी ये अप्रीहेंड है करते हैं कि इस तरह से फेक इनवॉइसेस रुक जाएंगी और जो मूवमेंट होगी वो कलेक्ट भी हो जाएगी। आई होप ऐसा हो जाए। लेकिन बिजनेस जो अप्रोच है ना बजट बनाने की, वहाँ मैं एक पॉइंट ज़रूर रेस करूँगा कि आप करंट बजट को ले लें तो हमारा कोई 14,460 बिलियन का बजट है इस साल, जिसमें से 9,200 अरब हम FBR से कलेक्ट कर रहे हैं, मगर उसमें से 41% डायरेक्ट सोर्स से कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस से, और 59% कर रहे हैं इनडायरेक्ट। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। डे 1 पर हम लॉस पे होते हैं, कोई तकरीबन 7,532 के करीब हमारा डे 1 पर ही फेडरल गवर्नमेंट लॉस में। गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेंगे। 13,326 बिलियन के उनके एक्सपेंडिचर्स हैं और हर साल बढ़ रहे हैं, यानी पिछले साल जो थे उससे इस साल ज़्यादा हैं। और सर वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसी 264 बिलियन वाली कैटेगरी के पैसों से ही पूरे हो रहे हैं। वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन 13,326 का जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं ये GDP का 7% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इनको नीचे लाना पड़ेगा तो जाके ये इन्फ्लेशन रुकेगी। अभी कितना परसेंट है सर? अभी तो कहीं ऊपर है उससे। अच्छा, कहीं ऊपर है जी। तो अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाए वो डे 1 से कुछ इस तरह के बजट बनाए या इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जहाँ के एक ट्रांसपेरेंसी भी हो और बैलेंस हो। एक रजी साहब, आपने ओवरऑल बड़ा हमें तफसील से बताया। मैं अब ज़रा शहर कायद की बात करूँ, कुछ कराची का मुझे बताएं इसी सिनेरियो में कि कराची की क्या सूरत हाल है? कराची के अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछें, क्योंकि मैं ख़ुद कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो हमारी जो कलेक्शन है नेशनल एक्सचेकर में वो 68% है और प्रोविंस के अंदर 98% है। बट कराची के अंदर आप अगर डिफेंस से लेकर आप नॉर्थ कराची तक चले जाएं तो लगेगा कि ये शहर कोई टैक्स नहीं देता। सबसे पहले तो ये कि जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाए उसका मेजर पोर्शन उसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब वो अर्न ही कर रहा है तो उसका मतलब इसमें पोटेंशियल है, तो वो मज़ीद आपको अर्न करके दे सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ से ये सारी जो टैक्स कलेक्ट भी होती है वो यहाँ से लिफ्ट हो जाता है। तो कराची के अंदर हर आदमी, मेरी आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, टैक्स देना चाहता है कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैं हैरान होता हूँ 80 ईयर्स की एज में, और अपने बेटा उनको सहारा दे के ला रहा है कि जी टैक्स जमा करने आया हूँ, उनको नींद नहीं आ रही कि मैंने टैक्स जमा नहीं किया। तो ये मेरी फर्स्ट हैंड अप्रोच है। जी जी, ये मेरी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी फर्स्ट हैंड नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कराची में लोग टैक्स देते हैं, देना चाहते भी हैं और देते भी हैं। बट अगर उनको ये इत्मीनान हो जाए कि उनका टैक्स सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि कराची में आपने अब तक अपने इतने करियर में सबसे ज़्यादा टैक्स कितना जो है वो फाइल करवाया? अपने हाथ से ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये नाम हम पार्टी का नहीं ले रहे हैं, पर एक अंदाजन कितना कराची हेड मैक्सिमम कितना देता है? काफ़ी मेरे कुछ क्लाइंट्स मिलियंस में होता है। जी जी, उससे मेरे अपने क्लाइंट्स के इससे ज़्यादा होते हैं। लेकिन बात ये कि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता। और इसमें एक जो आयरनी है वो ये कि हम सदका खैरात बहुत करते हैं, यानी पाकिस्तानी जो हैं वो जेनरस कौम है। सर ये टैक्स होता क्या है? आपने मुझे पहले कहा शुरुआत में कि टैक्स की इब्तिदा हुई वॉर में जो सपोर्ट है उसके लिए,
अब तो वॉर्स वगैरह का सीन नहीं है, तो जो सिटीजन्स हैं वो टैक्स क्यों देते हैं, उसके मद में उन्हें क्या मिलना चाहिए और हमें क्या मिलता है? ये आपने अच्छा सवाल किया। एक्चुअली जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके भी 3 मेन पर्पस हैं। टैक्स को लगाना और कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मनी उन लोगों पे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जैसे सड़कें बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, दवाएं अवेलेबल कराना, एजुकेशन प्रोवाइड करना और इस तरह की चीज़ें, और फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाए। और गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो एक्चुअली उसकी जो ग्रोथ है उससे रिलेट करती है। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ये तय करे कि हमने कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना है, तो वो कंस्ट्रक्शन को रिलीफ देकर या और कोई बेनिफिट्स देकर उस सेक्टर को थोड़ा इनकरेज करेगी कि वो बढ़े, और जिस सेक्टर को उन्होंने डिस्करेज करना हो वहाँ पर वो दूसरी। तो टैक्स के अमाउंट से ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट चलती है, बल्कि जो डे टू डे दिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रन होती हैं। लेकिन मुल्क तरक्की नहीं करता, ये मैं वाजे करना चाहता हूँ कि टैक्स कलेक्ट कितना भी कर लें आप, उससे मुल्क की तरक्की एक डिफरेंट चीज़ है। वो एसएमईज़ को, इंडस्ट्री लगाने को, एग्रीकल्चर, उससे लिंक है। ये सिर्फ ये है कि बिजनेस डे टू डे जो चल रहा है आपको वेलफेयर देगी ना सर, ये टैक्स कलेक्शन घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। मतलब हम टैक्स इसलिए देते हैं जनाब कि हमें ये इत्मीनान होता है कि अब जो रियासत है हमारे इस टैक्स की मद में हमें सहूलियात देगी, और इलाज मुआवजा हो, हमारी सड़कें हों, दीगर चीज़ें हों, एजुकेशन हो, तो उसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है। रज़ी एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हमें बड़ा तफसील से और बड़ा सहल अंदाज में बता रहे थे कि ये टैक्स है क्या। और ये जो इस वक्त एक बहस छिड़ गई है जनाब के जो तनख्वाहदार तबका है उसने तो 264 बिलियन टैक्स दे दिया है, और जिसे तनख्वाहदार तबके का मालिक या सेठ समझा जाता है वो ना होने के बराबर टैक्स दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और यकीनी तौर पर ये एक अलामिया है जिससे अब सही होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसके ऊपर इक़दामात कर रही है मगर सुस्त रवि का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट है वो टैक्स को दुनिया भर की तरह उतना सीरियस ले और टैक्स नेट ऐसा बनाए कि जिसमें ज़्यादती किसी के साथ ना हो, बराबरी की बुनियाद पर एक टैक्स वसूल किया जाए और फिर वो टैक्स लोगों के काम भी है। यकीनी तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है वो एक तरफ जहां बड़ा प्राउड महसूस कर रहा है वहीं कुछ नाराज़ भी है। और नाराज़ क्यों है? नाराज़ इसलिए है कि तनख्वाहदार तबका कहता है कि यार हम इतना टैक्स दे रहे हैं, तो हम तो ये समझते थे कि हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, वो ज़्यादा टैक्स देते होंगे, मगर यहाँ तो कुछ सिस्टम दूसरा चल रहा है। तनख्वाहदार का टैक्स उसकी तनख्वाह से पहले ही कट जाता है, मगर जो भारी हजम रखते हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, वो टैक्स में उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। 200% ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है, आपके एक्सपोर्टर्स से भी, आपके रिटेलर से भी। जबकि एक आम तासुर है, लोगों को इस बात का इल्म भी है कि तनख्वाहदार एक महदूद इनकम उसकी होती है, और जो कारोबारी हज़रात हैं हमारे, उनकी आमदनी तनख्वाहदार के मुकाबले में ज़्यादा होती है, सालाना भी वो ज़्यादा कमाते हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अगर इस तरीके से टैक्स का निज़ाम चलता रहा तो लोग कभी भी टैक्स नेट में शामिल होने की ख्वाहिश नहीं करेंगे। हम कराची की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। यहाँ ये वो शहर है जहाँ जो तबका यानी कि सरमायादार कारोबारी तबका जो टैक्स नहीं देता वो भी इस शहर के अंदर उसका भी रेशो ज़्यादा है। तो सैलरीड पर्सन तो ऑब्वियसली उसका टैक्स कटता ही है। तो जब तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा और तमाम तबकात को बराबरी की बुनियाद पर उनसे टैक्स वसूली नहीं की जाएगी, तब तक शायद हम रियासत से ये सवाल करने का भी हक़ नहीं रखते कि जनाब हमें अच्छा माहौल क्यों नहीं मिल रहा, मीठे पीने का साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा, साफ़ सड़कें क्यों नहीं मिल रही। आप टैक्स देंगे तो उसका रिवॉर्ड आपको इन सूरतों में मिलता है। और टैक्स लेना बाहर की रियासत का काम है। उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसा निज़ाम अब बनाने में कामयाब होंगे जहाँ अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा वो उसी हिसाब से टैक्स देगा जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, और उसका उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।